नमस्कार दोस्तों, 3 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे आर्टिकल ज्यादा भी हैं, एक आर्टिकल अलग से डिस्कस करूंगा और बाकी मुझे इंपॉर्टेंट लगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को कैसे रिवाइव वगैरह किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात कर रखी है। कांग्रेस वुमेन जो इल्हान उमर है, अब देखिए एक आर्टिकल ये भी छपाया, डीसीएन दिल्ली इंगेजमेंट अ टू वे स्ट्रीट। तो किस प्रकार से अमेरिका में डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे वहां की कांग्रेस में जो अलग अलग लेजिस्लेचर हैं वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया। कौन कौन से आर्टिकल यहाँ डिस्कस होंगे, तो जीएसटी सिग्नल्स, जो रिकॉर्ड कलेक्शन हुए हैं जीएसटी के, ये क्या सिग्नल देते हैं, आगे कितना अच्छा होने वाला है ओवरऑल 2022 के मिड में। जब कंपनसेशन देना बंद हो जाएगा राज्यों को, तब राज्यों को प्रॉब्लम किस प्रकार से टैकल करनी होगी, ये सब चीजों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फट रहे हैं, यहाँ पे जो स्कूटर वगैरह हैं वो फट रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो इस रिस्पेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये न्यूज 2-3 दिन से न्यूज में है। यहाँ पे भी एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो सबसे बेस्ट आर्टिकल है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो ये है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज मोर देन अ कॉर्पोरेट पावर हाउस। ये जो एलआईसी है, एलआईसी की परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में बात की गई है, और एलआईसी की परफॉर्मेंस ने कैसे वुमेन को अपनी आइडेंटिटी दी है, वुमेन एम्पावरमेंट किया है, इसके बारे में स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की गई है। तो एलआईसी यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसको देखेंगे। और कर्नाटका की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब कर्नाटका की पॉलिटिक्स में डेफिनेटली, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी वाला सीन आ गया, बट ओवरऑल कर्नाटका में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल गेम को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रकार का अवेयरनेस आर्टिकल है, ताकि वोटर्स समझें कि पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से अपने हित को इस्तेमाल करती हैं इस तरीके की चीजों के लिए। एक और आर्टिकल है यहाँ पे, डिले एंड पेन्स ऑफ डेथ रो, ये मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में बीन सिंह, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, इनका असैसिनेशन हुआ था 1995 में। और जो वहां पे बैकअप बॉम्बर था बलवंत सिंह रजोना, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब इसकी मर्सी पिटीशन के ऊपर काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन मर्सी पिटीशन डिसाइड नहीं हो पा रही। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मर्सी पिटीशन की डेडलाइन को 30 अप्रैल के बाद 2 महीने एक्स्ट्रा शिफ्ट कर दिया है। 10 साल से इस बंदे को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा या नहीं चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स हो रही है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में काफी अच्छा आर्टिकल बताऊंगा मैं। और 1995 में बीन सिंह का असैसिनेशन क्यों हुआ था, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा, यहां नहीं कर रहा हूं। ओके, तो अभी के लिए 4 आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो इस वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मैं आपको लेक्चर्स की पीडीएफ और कम से कम करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की मैं अपडेट दे दूं, ये मैं जरूर कोशिश करूंगा। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। अगर ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते दोस्तों, सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको वीडियो को नीचे मिल जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब वीडियोस को और रिकमेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत किससे करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इस आर्टिकल से करते हैं, नो शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है ना, वैसे तो ये आर्टिकल आप 3-4 दिन से न्यूज में सुन ही रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की न्यूज वाले इंसिडेंट अक्सर कर आपको सुनने को मिल रहे हैं। इसके चलते ओला ने अपने 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वापस ले लिए, और भी कंपनीज ने ले लिए यहाँ पे। और केंद्र की सरकार ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्यों बैटरीज इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की फट रही हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को वापस ले लिया है, ओला जैसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के प्रति जो हमारी भारत सरकार का एटीट्यूड रहा है, वो काफी प्रोएक्टिव रहा है। बहुत मेहनत से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में ला रहे हैं, उनके यूज को प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। अब ऐसे समय पे अगर इस प्रकार की बैटरियां फटने लगेंगी, तो जो थोड़ा बहुत लोग मूड बना रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का, वो रुक जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में अब देखो, समझो, स्कूटी इस्तेमाल करने वाले लोग क्या अभी के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा कि यार कब फट जाए। सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी चीज हो, जिन्होंने खरीद लिया है उनको अलग टेंशन होगी कि यार खरीद लिया, अब इसको चलाने का मन नहीं कर रहा। तो जरूरी है कि जिस कंपनी ने बेचा है वो उस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को वापस लेके रिपेयर करके दे, करना ही पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन से। अभी के लिए अगर आप देखो तो वाहन डाटाबेस, अप्रैल 2022 का अगर आप डाटा देखो, तो हमारे देश में 11 लाख इलेक्ट्रिकल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स रजिस्टर्ड है, और धीरे धीरे इनको हमें बढ़ाने का टारगेट है। अब इतने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन तब हुआ जब हम बैटरी के दाम को इंडिया के अंदर कम कर पाए। 2010 से लेकर 2022 तक लिथियम आयन बैटरीज के दाम मार्केट में 89% गिरे हैं, और जब ये दाम गिरे हैं उसके बाद ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो इंडिया के अंदर डेवलप हो पा रहा है। क्लाइमेट चेंज के
पैरामीटर्स को मीट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्टेशन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारी इंडिजीनियस कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ताकि हमें बाहर से इलेक्ट्रिक बैटरीज को ना मंगाना पड़े। हालांकि मैं बता दूं, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वॉल्व हो रही हैं, वो भी बहुत हद तक बहुत सी बैटरीज और अदर स्पेयर पार्ट को फॉरेन से मंगा रही हैं। फॉरेन में टेस्टेड है वो बैटरीज और स्पेयर पार्ट, इन कंडीशन में चल नहीं पाए, फटना शुरू होगा। ओके, तो भाई कहीं ना कहीं इस चीज को देखने की जरूरत है। नो डाउट, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट जबरदस्त होंगे। पेट्रोल और डीजल का यूज यहां पे कम होगा, तो हमारी जो रिलायंस है इंटरनेशनल इंपोर्ट्स के ऊपर पेट्रोल डीजल के लिए, वो यहां पे कम हो जाएगी। लिथियम आयन बैटरी के इकोसिस्टम को हम डेवलप कर पाएंगे, अपने एनवायरमेंट को संभाल पाएंगे। अच्छी अच्छी बातें यहां पे दे रखी हैं। अब ये बैटरीज फट क्यों नहीं है? तो एनर्जी स्टोरेज साइंटिस्ट का एक आर्टिकल है द हिंदू में छपा था 1 मई 2022 को। ये जो बैटरी फायर्स हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, ये तीनों ही चीजें एक जगह पे मिल रही हैं, और जहां पे फ्यूल के साथ हीट और ऑक्सीजन होगी, वहां पे भाई आग लगना तय है, और वही यहां पे हो रहा है। अब इस प्रकार के इंसिडेंसेस को रोकने के लिए कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइसेस की जरूरत है। देखिए, डिवाइस को और पूरे के पूरे इक्विपमेंट को सेफ बनाया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें आपको इंजीनियरिंग इनोवेशंस करने पड़ेंगे, और इंजीनियरिंग इनोवेशंस हमेशा ही महंगे होते हैं। ठीक है ना? डेफिनेटली इंजीनियरिंग इनोवेशंस आप करोगे तो उस चीज के दाम बढ़ेंगे। ओके। प्लस अगर आप देखो तो कटिंग अप अप्रोचेस लेके आनी है। अगर आपको लिथियम आयन बैटरीज को बिना एक्सीडेंट के चलाना है, तो शॉर्डी इंजीनियरिंग और कटिंग अप अप्रोचेस। अब समझिए, ये जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, इनके अंदर आज की डेट में अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी टेक्निक्स देखो, तो भाई सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करना, स्पेशल सेफ्टी स्विचेस का प्रयोग करना। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर चीजों को आप इंडियन स्कूटी में लगा दोगे, ई व्हीकल्स में लगा दोगे, ये व्हीकल्स बहुत महंगे हो जाएंगे। तो अभी के लिए तो मैन्युफैक्चरर्स को यूज कर भी नहीं रहे, और लंबे समय तक यूज हो भी नहीं पाएगा। बट ऐसा मतलब नहीं है कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स और स्पेशल सेफ्टी स्विचेस नहीं लगाओ तो ओवरऑल हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचने से पहले उसका टेस्टिंग करें, सर्टिफिकेशन को चेक करें। जो भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं एक स्कूटी के अंदर, उनको इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन वेदर के हिसाब से प्रॉपर तरीके से टेस्ट करें। इस बात को इंश्योर करें कि इन बैटरीज में जो सेल्स लगे हैं इनकी एक्सीडेंटल शॉर्टिंग ना हो, थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इनबिल्ट हो। ये सब चीजें जब हम ग्राउंड लेवल पे कर पाएंगे ना, तब जाके हम सेफ्टी नॉर्म्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अच्छी अच्छी कहानी टाइप की लिख रखी है। मतलब देखिए, अब जो बैटरी फटने की वजह वो ये है कि इंडिया का वेदर है इस समय पे गर्म, छोटे से इलाके में बैटरी को रख रखा है। अब नो डाउट ये बैटरी हीट एमिट करती है, हीट एमिट करती है, अंदर फ्लेमेबल फ्यूल है, आग पकड़ेगी, ये तय है, और यही यहां पे हो रहा है। तो भाई प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो इस बैटरी के आसपास, सेफ्टी स्विचेस वगैरह लगे हुए हो, इसके लिए प्रॉपर इंजीनियरिंग इनोवेशन की जरूरत है। जितने भी स्कूटर्स मार्केट में रिलीज हुए उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को हटाना होगा, और उसमें आएगी कॉस्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक बात तो पक्का है कि नो डाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडॉप्शन का जो हमारा रेट है, जो हमारी स्पीड है, वो थोड़ी कम होने वाली है। बट देखिए, सेफ्टी को किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इवन इफ अगर कुछ हजार रुपए एक्स्ट्रा देके आपको एक सेफ व्हीकल मिलता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर बीमारी हो, मतलब चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कॉस्ट इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो सकते हैं। रिसेंटली सुना होगा कि एक आग पकड़ने के पल से एक बाप और एक बच्ची उसकी दोनों मर गए। तो इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट न्यूज नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रॉपर तरीके से वेट करने की जरूरत है मार्केट में उतारने से पहले। नेक्स्ट आर्टिकल है जीएसटी सिग्नल्स, रिक्वायर्ड रेवेन्यूज कैन स्मूदन अपकमिंग सेंटर स्टेट रिफॉर्म पार्लेस। क्या बताया जा रहा है? देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2022-23 की बात कर रहे हैं। इसका पहला महीना क्या है? पहला महीना अप्रैल। इसमें जो टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, वो हुआ है 1.67 लाख करोड़, बहुत ज्यादा है। ये जो 1.67 लाख करोड़ का कलेक्शन है ना अप्रैल के महीने का, ये पिछले 5 सालों में जब से जीएसटी लगाया गया है तब से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। और पिछले 4 महीनों में आप देखो तो कलेक्शन जबरदस्त हो रहा है। जनवरी 2022 में कलेक्शन था 1.41 लाख करोड़, 1.41। मार्च में था 1.42 लाख करोड़ कलेक्शन। और 2021-22 की बात की जाए टोटल, तो पूरे साल में जीएसटी का कलेक्शन हुआ है 14.9 लाख करोड़। मैं आपको अभी भी बता देता हूं, ये वो पैसा नहीं जो सरकार के पास आ गया सरकार खत्म करेगी। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे जीएसटी का टैक्स रिफंड लेते हैं लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया,
मान लीजिए आप कपड़े के विक्रेता हैं और आपने 3,000 शर्टें बनाई, और 3,000 शर्टों को बनाने के बाद आपने उन शर्टों को मतलब एक्सपोर्ट कर लिया, मान लो वियना में एक्सपोर्ट कर दिया, वियना नाम का जो शहर है ग्रीस में, वहां एक्सपोर्ट कर दिया, सॉरी ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रेलिया आपने भेज दिया 3,000 शर्टें। इन 3,000 शर्टों के ऊपर मान लो आपने जीएसटी भरा 1 लाख रुपए का। तो ये 1 लाख रुपए का जीएसटी सरकार के पास पहुंचेगा जरूर, लेकिन इन एक्सपोर्ट के शिपिंग बिल्स को आप कंसर्न जीएसटी रेंज में दिखा के अपना 1 लाख रुपए का टैक्स रिफंड ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1 लाख करोड़, 1.67 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन दिखाती है सरकार महीने का, वो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। इसमें से बहुत सारा पैसा वापस भी करना पड़ता है सरकार को, अलग अलग पॉलिसीज के चलते, जहां जहां पे भी सरकार ने जीएसटी के रिफंड की पॉलिसीज बना रखी हैं। ये याद रखना, ये मत समझना कि ये पैसा पूरा सरकार के पास आ गया, अब ये सरकार के पास ही रहेगा, नहीं, बहुत सा वापस भी करना पड़ता है सरकार को। ओके, ठीक है। तो 2021-22 में टोटल 14.9 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है सरकार ने। 2 महीने ऐसे थे कोविड के समय पे जब 1 लाख करोड़ से कलेक्शन नीचे गया, बट फिर भी अगर आप देखो तो ठीक ठाक इंक्रीज है। अगर आप अप्रैल 2022 की बात करो तो अप्रैल 2022 का जो कलेक्शन है जीएसटी का, वो अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है। तो साल की शुरुआत जबरदस्त हुई, और आगे आने वाले समय में हो सकता है, मतलब आप देखो, अब अप्रैल 2021 में, अब वैसे मैं आपको बता दूं कि फरवरी मार्च अप्रैल 2021 ये वो समय था जिस समय पे कोरोना अपनी पीक पे था, ठीक है ना। तो उस समय पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इनफैक्ट अफेक्ट आया था सेकेंड वेव के दौरान। तो उसके कंपैरिजन में 2022 में जो जीएसटी है वो एकदम से बढ़ा है। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि यार चलो अप्रैल 2021 में इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट हो गई थी, तो अप्रैल 2022 में ज्यादा बढ़ा नजर आ रहा है। एक और वजह बताई जा रही है। बात यह है कि भाई दुनिया भर में जो महंगाई है वो बढ़ गई है, और इस बढ़ी हुई महंगाई के चलते चीजों के दाम बढ़े, और बढ़े दाम के ऊपर ही आप जीएसटी भरोगे। मान लो कि कोई एक शर्ट है, वो पहले 200 रुपए की बिक रही थी, तो 200 रुपए के अगर ऊपर आपने 18% जीएसटी दिया तो कितना रुपए का जीएसटी हो गया? 36 रुपए का। अब वही शर्ट इस समय पे मान लो हो गई 300 रुपए की, तो 300 रुपए पे आपने 18% का जीएसटी दिया तो कितना हो गया? 54 रुपए हो गया। तो आपको जीएसटी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो एक पॉसिबल कारण यहां पे ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि इस समय पे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है, और इन महंगी चीजों के ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो, तो आपको जीएसटी कलेक्शन ज्यादा नजर आ रहा हो। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, पिछले 4 महीनों में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंदर अपने ट्रैक पे आ गई है। ये बात पूरी तरीके से सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। महंगी चीजों के ऊपर हो सकता है ज्यादा जीएसटी नजर आ रहा हो, और एक लिमिट से ज्यादा महंगी चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरा, 2021 में इसी समय के लगभग पे कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, तो उस समय पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई थी। बहुत ज्यादा कम नहीं, इकोनॉमी लॉकडाउन में नहीं थी, बट थोड़ी कम थी। तो उसके चलते हो सकता है कि अप्रैल 2022 में हमें कलेक्शन ज्यादा नजर आ रहा हो। तो अभी थोड़ा समय लगेगा इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डेसिफर करके प्रॉपर तरीके से पता करने में कि हाँ भाई सच में कितना इंपैक्ट यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी के इंप्रूव होने की वजह से। फिर बात की जाए, राज्य की सरकारों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। राज्य की सरकारों के लिए क्यों प्रॉब्लम होने वाली है? तो भाई जुलाई 2022 तक वो कंपनसेशन वाला मैकेनिज्म चालू है। 2017 में जब जीएसटी आया था, उस समय पे केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को कहा था कि जितना तुम्हारा रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, 5 साल तक हम तुम्हारे रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई करेंगे। अब 2017 से हो गया 2022, जुलाई 2022 के बाद से कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे राज्य की सरकारों को। तो राज्य की सरकारों को कंपनसेशन सेस के थ्रू जो पैसा मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, कंपनसेशन सेस जीएसटी के ऊपर मार्च 2026 तक लगाया जाएगा, क्योंकि अभी लगभग 78,700 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार को राज्यों को देना है। और अभी अप्रैल से जुलाई की बात करिए तो और भी बहुत सा पैसा होगा जो केंद्र की सरकार को राज्य को देना होगा। और ये पैसा कैसे आएगा? ये पैसा आएगा कंपनसेशन लेवी के थ्रू, कंपनसेशन सेस के थ्रू। मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी केंद्र की सरकार ने खुद के अकाउंट पे उधार उठा के राज्य की सरकारों को पैसा दिया था। उसकी इंटरेस्ट का इनकम देना, उस पैसे को मार्केट से उठाया था चुकाना, वो भी कंपनसेशन सेस के पैसे के थ्रू ही होगा। तो कुल मिलाकर 2017 से लेकर 2022 के जुलाई तक जो भी यहां पे पैसा राज्य की सरकार को दिया जाएगा, वो जहां से भी केंद्र की सरकार लेके आएगी, उसकी भरपाई के लिए मार्च 2026 तक लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनसेशन सेस वसूलेगी सरकार। बिना इसके मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए इतना खर्चा उठा पाना। लेकिन कहीं ना कहीं जुलाई के बाद जीएसटी कलेक्शन
जो है उसका जो कंपनसेशन सेस है वो राज्य की सरकारों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। राज्य की सरकारों को इससे इश्यूज है, राज्य की सरकार बोल रही है कि भाई हमारे कंपनसेशन सेस को आप एक्सटेंड करो, हमें लंबे समय तक पैसा दो। वैसे भी जीएसटी के बाद हमारी टैक्सेशन ताकत कम हो गई है, ऊपर से पैंडेमिक के समय पे इकोनॉमिक हालत हमारी खराब है, तो हमें लंबे समय तक पैसा दो। अब इसके ऊपर अभी भी केंद्र की सरकार ने कोई डिसीजन लिया नहीं है। पिछली मीटिंग जो जीएसटी काउंसिल की हुई थी वो सितंबर 2021 में हुई थी। उसके बाद से प्रॉपर तरीके से जीएसटी काउंसिल मिल नहीं पाई है। इस जीएसटी काउंसिल के अंदर केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि जीएसटी का जो कंपनसेशन सेस के थ्रू पैसा राज्य की सरकारों के पास आता था वो और लंबे समय तक आए। बट वो कितने लंबे समय तक आएगा ये अभी के लिए केंद्र की सरकार ने कुछ क्लियर किया नहीं है। केंद्र की सरकार का सिंपल लॉजिक है कि भैया हम जुलाई के बाद आपको कंपनसेशन सेस दे नहीं पाएंगे, ऑलरेडी पैसों की हालत में हालत खराब चल रही है। फिर आपको यह भी सुनने में आएगा कि जो जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स हैं इनको भी यहां पे रीऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। ये जो अभी के लिए 12, 18, 28, 1% इस प्रकार का जो जीएसटी टैक्सेशन का 5% स्लैब बने हुए हैं, इनको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कम से कम 15% के पास पहुंचाओ। वो भी हम नहीं पहुंच पा रहे। अभी हमारा जो रेट चल रहा है इफेक्टिव टैक्सेशन का वो 11 से 12% चल रहा है। मतलब कि ऑथर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, अभी प्रॉपर तरीके से पॉलिसी एक्शन करने की जरूरत है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, कंज्यूमर सेंटीमेंट को बढ़ाया जा सके। हम ये कंफर्म बोल नहीं सकते कि इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है, रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं। हो सकता है महंगाई की वजह से जीएसटीएम को बढ़ा हुआ नजर आ रहा हो सकता है बेस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जीएसटीएम को बढ़ा हुआ नजर आ रहा हो। आगे आने वाले 5 से 6 महीनों में अगर ये ट्रेंड कंसिस्टेंट रखता है तब जरूर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बट अभी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। प्लस यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि राज्य की सरकार की जो इकोनॉमिक वोज है उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। जीएसटी काउंसिल के अंदर बैठ के प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने की जरूरत है कि राज्य की सरकारों को और कंपनसेशन से लंबे समय तक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये सब मुद्दों को इस आर्टिकल में उठाया गया। ठीक है भाई। तो ये आर्टिकल हमने देखा। फिर अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, कॉम्पीटिंग फॉर मुस्लिम वोट्स। कर्नाटका के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स अपनी पीक पे है। आपने ये जो हलाला वाला जो विवाद है कि भैया जो नॉन वेज है वो झटका वाला खाना चाहिए या फिर हलाल मीट खाना चाहिए। फिर एक विवाद ये उठा कि भाई जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको आप हिजाब पहन के स्कूल कॉलेजेस जाने दो। फिर भाई ओवरऑल जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स, उसमें जो मुस्लिम स्टॉल वाले थे उनको लगाने नहीं दिया गया, धंधा नहीं करने दिया गया। तो कहीं ना कहीं कम्युनल लाइंस पे वोटों को पोलराइज किया जा रहा है कर्नाटका के अंदर। और यहाँ पे थोड़ी देखिए कंट्रोवर्शियल बातें भी लिखी हुई हैं। नगेश प्रभु साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये जो व्यू पॉइंट दे रहे हैं यही मैं समझा रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं है। भाई जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदू वोटों के आधार पर इलेक्शन जीतना चाहती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अगर आप कांग्रेस और जनता दल पार्टी की बात करो, जनता दल सेक्युलर कर्नाटका में काफी एक्टिव है, ये क्या चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की वोट अपनी तरफ खींच लो। अब लंबे समय से कर्नाटका के अंदर जो मुस्लिम्स है वो ज्यादातर केसेस में कांग्रेस को ही वोट देते हैं। यहां पे जनता दल सेक्युलर मुस्लिम कम्युनिटी के वोटों को खींचना चाह रही है। और मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इनको ये दोनों ही पार्टीज कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर उठाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो हिजाब रो हो, चाहे वो फेस्टिवल के समय पे मुस्लिम ट्रेडर्स को अपना धंधा कर देने वाली बात हो, जो भी हो आप, मतलब कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर दोनों ही मुस्लिम फ्रेंडली इमेज को यहां पे दिखाने की कोशिश कर रही है। अब मुस्लिम्स की जो अपीजमेंट वाला जो फैक्टर है इसके रिस्पेक्ट में दो पार्टीज का नाम आ रहा है। एक है ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM। ये जो है ना आपके अससुद्दीन ओवैसी अक्सर का न्यूज में रहते हैं, AIMIM पार्टी के हैं, तो ये भी यहाँ पे अपना पॉलिटिकली यू नो वर्चस्व फैलाना चाह रहे हैं। फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये भी चाहते हैं कि भाई मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ खींचो। तो यहाँ पे AIMIM SDPI ये भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को यहाँ पे ओवरऑल फ्लोट कर रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ये भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दे रहे हैं कि भाई तुम इलेक्शन जीतो। तो जो 13% मुस्लिम आबादी है कर्नाटका की, इस के ऊपर आप कह लो ज्यादा से ज्यादा वोट खींचने की कोशिश कर रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। प्लस यहाँ पे कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री हो गई, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे आ रही है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे आ रही है। तो जब इतनी सारी पार्टीज एंट्री मार रही हैं आपकी कर्नाटका के अंदर और वहां पे एक सेक्शन मुस्लिम्स के वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, तो ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका एक इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ जाएंगे। और जब चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ जाएंगे और एक मेजर तबका हिंदूज का अगर बीजेपी को वोट कर देता है तो बीजेपी का जीतना यहाँ पे तय हो जाएगा। और ये बहुत सारी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज जो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, ये बीजेपी को एक तरीके से और स्ट्रांग कर देंगी।
ये यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। फिर पुरानी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कांग्रेस ने और जनता दल सेक्युलर ने 2018 के असेंबली पोल्स में 17 मुस्लिम कैंडिडेट्स को फील्ड किया था। कांग्रेस के 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत गए थे, जनता दल सेक्युलर का एक भी नहीं जीता था। अभी रिसेंटली जब सिंदागी और हंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन हुए, तब भी जनता दल सेक्युलर का जो कैंडिडेट था वो अपना डिपॉजिट तक वापस नहीं ले पाया, उसका डिपॉजिट तक जब्त हो गया, 10% से भी कम वोट मिले इनको। तो मतलब बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा में कमी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस ये दोनों एक तरफ तो है नहीं। हालांकि 2018 के इलेक्शनों में इन्होंने गठबंधन बनाया था, बट इनकी गठबंधन की सरकार बैठ गई। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो वोट्स ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोट्स, उसको ये कहीं ना कहीं काट रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म में बीजेपी की मदद करेगा, ऐसा कुछ यहां पे बताया जा रहा है। और ओवरऑल जो AIMIM पार्टी है और जो आपकी SDPI पार्टी है, ये दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं स्पॉयलर्स बन सकते हैं जनता दल सेक्युलर के लिए और कांग्रेस के लिए। ओके। अब इस वोटिंग में, इस इलेक्शन में जो मुस्लिम्स के लिए 4% का रिजर्वेशन किया गया है ओबीसी कोटा के अंदर कर्नाटका में, इसको भी एक इलेक्शन के मुद्दे की तरह उठाया जा रहा है। ओके। जनता दल सेक्युलर का बोलना है कि भाई इनकी वजह से मुस्लिम्स को ओबीसी कोटा के अंदर 4% का रिजर्वेशन मिला है कर्नाटका के अंदर। लेकिन जब ये रिजर्वेशन की बात हुई थी, वो 1977 में शुरू हुई थी, जब देवराज उर्स द्वारा लीड की कांग्रेस सरकार ने ओवरऑल यहां पे मुस्लिम्स को ओबीसी के अंदर कोटा देने की बात की थी। हालांकि ये पर्टिकुलर केस आपका हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। अभी के लिए देखा जाए तो 1995 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1995, कर्नाटका के अंदर जो ओबीसी कोटा है 27% का, इस 27% के अंदर जो 4% सीटें हैं वो मुस्लिम्स के लिए यहां पे रिजर्व्ड हैं। और इस पर्टिकुलर सीटों को देने के लिए भी कांग्रेस अपने लिए ले रही है श्रेय, और जनता दल सेक्युलर अपने लिए श्रेय ले रही है। और बीजेपी का एजेंडा यहां पे क्या है कि हिंदू वोट्स को अपनी तरफ खींचो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ट्रेडिशनली जो मुस्लिम्स है कर्नाटका के अंदर, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया नहीं, वो ट्रेडिशनली कांग्रेस को ही वोट देते हैं। तो ये इस समय पे कर्नाटका की इलेक्शंस की पॉलिटिक्स में चल, कर्नाटका की पॉलिटिक्स के बारे में हमने थोड़ी यहां पे जानकारी ली, और चलते हैं अब अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। LIC इज मोर देन अ कॉर्पोरेट पावर हाउस। देखिए भाई, अगर बात की जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में एक नेहरूवियन विजन था। नेहरूवियन विजन क्या था कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बनाओ। ये मैंने आपको रमेश सिंह इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स में जो नेहरूवियन विजन था, उस समय का जो सोशलिस्टिक विजन था इंडिया के डेवलपमेंट का, कि ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाली कंपनी को बनाओ जो कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक लिमिट आगे लेके जा सके। इसलिए ऑयल की बात करो, स्टील की बात करो, डैम की बात करो, हाईवे की बात करो, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई ना, वो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी। ठीक है ना, सरकारी कंट्रोल के अंदर थी। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये सब बनाया गया। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उन्होंने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। शुरुआत में तो इकोनॉमिक पावर हाउस थे, बाद में बहुत सारे ये इकोनॉमिक पावर हाउस ढह गए। ठीक है ना, ज्यादा आप कह लो एम्प्लॉयमेंट देते थे, एम्प्लॉयज इनके एफिशिएंट तरीके से काम करते नहीं थे। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉस में जाने लगे, उनको बंद करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो उनके एम्प्लॉयज होते थे वो धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते थे। तो ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत सारे बाद में इकोनॉमिकली अपने आप को स्टे अफ्लोट भी नहीं रख पा रहे थे मार्केट में। लेकिन अगर आप देखो तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस उठ के सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को इंप्रूव किया, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया, ओवरऑल इंडिया को एक रोबस्ट इकोनॉमी बनने में मदद दी। उसमें से एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, 1947 में जो आबादी थी इंडिया की वो थी 34.5 करोड़। पर कैपिटा इनकम थी लगभग 250 रुपए, 249.6 रुपीज, और लिटरेसी रेट था 12% का। वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि पुअरेस्ट कंट्रीज थी पूरी दुनिया में इंडिया। ओके। डिप्रेवेशन का एनवायरमेंट था, लो इनकम का एनवायरमेंट था। नेहरू को लगा कि भाई सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तो सोशल सिक्योरिटी कैसे आएगी, तो इंश्योरेंस के माध्यम के थ्रू आएगी। इसलिए स्टेट रन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया गया 1 सितंबर 1956 को। अब अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पिछले 6 डेकेड्स में आप देखो तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा है। 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स, लगभग 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स, एसेट वैल्यू 38 लाख करोड़ का, 520 बिलियन डॉलर। ये दुनिया की इजीली वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। और LIC ने 2017 में अपना 60वीं एनिवर्सरी वर्षगांठ सेलिब्रेट की। आप कह सकते हो एक बड़ा अचीवमेंट है LIC का।
और एलआईसी के बारे में एक बड़ी खास बात यहां पे ये बताई गई कि वुमेन एम्पावरमेंट इसने प्रमोट किया राइट फ्रॉम 1956। 1950s में, 1960s में वुमेन को सेल्फ एम्पावरमेंट का राइट दिया एलआईसी ने। कैसे? तो एलआईसी का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? पॉलिसी बेचो इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस की पॉलिसी कौन बेचेगा? एजेंट बेचेंगे, और एजेंट यहां पे वुमेन भी बन सकती है। तो बहुत सारी वुमेन्स ने यहां पे एंट्री मारी एलआईसी के अंदर, वो पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंट बनी, और उसके थ्रू उन्होंने अपनी टैलेंट के बेसिस पे, अपनी मार्केटेबिलिटी स्किल के बेसिस पे, अपनी ये कह सकते हो स्टैंडिंग को तो ऊपर किया ही, एलआईसी की पॉलिसीज बेच के एलआईसी को भी बड़ा बनने में मदद किया। अगर आपको उस समय पे एक एलआईसी एजेंट बनना है तो आपके पास एक हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो जमाना ऐसा था जब एलआईसी चला था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी थी नहीं, मोबाइल फोन ज्यादा थे नहीं, ठीक है ना। लैंडलाइन फोन भी कुछ अमीर घरों में हुआ करते थे, हर जगह पे हुआ नहीं करते थे। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो एलआईसी बेचने के लिए इन पर्टिकुलर वुमेन को या तो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने पड़ते थे, या घर घर जाके इन एलआईसी की पॉलिसीज को बेचना पड़ता था। और एलआईसी कंपनी भी ऐसे ही मोटिवेटेड एजेंट्स के दम पे आगे बढ़ी है, और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स ने बहुत पैसा कमाया एलआईसी के अंदर, ऊंचे पद पे वो नियुक्त हुए। इसीलिए उषा सांगवान करके आप कह सकते हो, जो पहली वुमेन थी जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने बोला कि भाई एलआईसी इज वन ऑफ द ग्रेट सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द टाइम। क्योंकि उस समय पे जो रॉ टैलेंट था उसको प्रोफेशनल्स में कन्वर्ट किया एलआईसी में। एलआईसी में 10वीं कक्षा के लोग लगे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से पॉलिसी बेची, और बाद में वो उसी कंपनी के अंदर बहुत ऊंचे की लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है ना। एलआईसी के अंदर जो भी एजेंट होता था उसको अपना एक क्लब दिया जाता था, मैनेजर्स क्लब दिया जाता था, बाद में चेयरमैन क्लब दिया जाता था। जैसे जैसे आप ज्यादा पॉलिसीज बेचोगे, कंपनी को प्रॉफिट कम दोगे, उसी प्रकार से आप कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट होते जाओगे, एक इंपॉर्टेंट पद पे नियुक्त किए जा सकते हो। तो आप कह सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने हमारे देश में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दिया है, वुमेन सेंट्रिक एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। क्योंकि वुमेन्स ने अपनी काबिलियत और स्किल के बेसिस पे एलआईसी का ही बिजनेस नहीं बढ़ाया, अपना भी प्रॉफिट किया, अपना भी पैसा कमाया। और आपको पता ही कि इंडिया में अगर वुमेन पैसा कमाएगी तो वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं खर्चेगी, अपने पूरे घर के ऊपर खर्चेगी, तो उसके सोशल पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत होते हैं। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई इंडिया की इंश्योरेंस हिस्ट्री की बात की जाए तो एलआईसी के सामने एक चैलेंज आया 2000 में, जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज किया गया, प्राइवेट कंपनीज आ गई इंश्योरेंस सेक्टर में, और सबको लगा कि यार अब तो एलआईसी के लिए यहां पे सरवाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज एंट्री मार रही हैं, तो क्या एलआईसी सरवाइव कर पाएगी? आज की डेट में 24 बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस स्पेस में, बहुत सारे फॉरेन कोलैबोरेशन, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी एलआईसी मार्केट में टिकी हुई है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का 75% मार्केट एलआईसी ने ओवरऑल क्लेम कर रखा है। जो एलआईसी का इंश्योरेंस सेटलमेंट रेट है वो 99.87% है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज के लिए इंश्योरेंस लेते हो, गाड़ी के लिए लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, किसी भी चीज के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो, तो जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो उस समय पे क्या है कि अब मान लो जैसे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, गाड़ी कहीं ठुक गई, अब खर्चा आ रहा है, तो खर्चे के लिए आपने अप्लाई कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई भाई मैंने तुमसे रिसीव कराया था, मेरा ये खर्चा पर्चा भरो। अब अगर वो खर्चा दे दिया जाता है आपका उस कंपनी की तरफ से, तो बोला जाएगा कि हाँ भाई केस सेटल हो गया। तो ये जो सेटलमेंट रेट है एलआईसी के अंदर वो 99.87% है, बाकी इंडस्ट्री का केवल 84% है। इसलिए एलआईसी को हाईली सक्सेसफुल बोला जा रहा है। 12 लाख एजेंट्स है एलआईसी के अंदर, और बहुत सारी उसमें वुमेन है, और कहीं ना कहीं वुमेन ने इस बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद की है। और एलआईसी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी जबरदस्त रही है। जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसी रखते हैं? तो टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव रखते हैं, टीवी वगैरह पे ज्यादा ऐड दिखाएंगे, लेकिन एलआईसी ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ के अपना काम करती है। और एलआईसी ने पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज यहां पे बेचने की कोशिश की है। जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने पॉलिसी ले ली, ठीक है ना, बेटी की मैरिज के लिए पॉलिसी ले ली। इस प्रकार के जो बहुत से फैक्टर्स होते हैं वो सोशल फैब्रिक में परेशान करते हैं लोगों को। तो लोगों को लगा कि यार अगर मैं इस पॉलिसी में पैसा खत्म कर दूंगा तो जब तक मेरी बेटी बड़ी होगी उसकी शादी करने के लिए मेरे पास इतना रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार की पीपल सेंट्रिक पॉलिसी को मार्केट में लाके यहां पे एलआईसी ने मार्केट को कब्जाया है, और बहुत हद तक लोगों की मदद की है आगे बढ़ाने में, हमारी इकोनॉमी को लेके गए हैं। इनफैक्ट जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है ना, लगभग रूरल पॉपुलेशन 30 करोड़ के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 15 अगस्त 2014 को, तो उस समय पे इस जनधन योजना के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे धमाल मचाने वाली कंपनी अगर कोई एग्जिस्टेंट थी उस टाइम पे, तो वो थी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली यहां पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की सक्सेस स्टोरी को दोहराया जा रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस समय पे काफी न्यूज में भी है, क्योंकि देखिए
स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग की जा रही है, बॉर्सेस पे, बॉर्सेस मतलब स्टॉक मार्केट पे इसकी लिस्टिंग की जा रही है। तो अब कॉर्पोरेट कम्युनिटी का हिस्सा बनने वाली है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसका जो पीपल टच है वो यहां पे बना रहना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लोगों के पसीने, टेयर्स, पेन और सेक्रीफाइस पे बनी है। इसके कुछ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में आने से वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं जाना चाहिए। ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी हमारी सरकार को, हमारे लीडर्स को। सी शरद चंद्रन साहब जो कि सीनियर फेलो हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, उन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।